नमस्कार। कॉग्निसेंट एकेडमी के यूट्यूब मंच पर आप सबों का स्वागत है। बहुत ही थोड़े दिन रह गए हैं आपके फाइनल एग्जामिनेशंस के। तो इस एग्जामिनेशंस में आप कैसे अच्छा परफॉर्म करेंगे, एक बड़ा सा सिलेबस को कम से कम समय में कैसे हम लोग समराइज कर सकते हैं, आज हम लोग इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एवरी मॉर्निंग जो है 5 लाइन जो है आप अपने लिए बोलेंगे। स्पीक 5 लाइन्स टू योरसेल्फ एवरी मॉर्निंग। फर्स्ट, गॉड इज ऑलवेज विथ मी। गॉड हमेशा हमारे साथ है। हमेशा जो है गॉड को हम लोग ब्लेम करते हैं, बट आपको जो है हमेशा इस चीज को रिपीट करना है, गॉड इज ऑलवेज विथ मी। गॉड हमेशा हमारे साथ है। नेक्स्ट है टुडे इज माई डे। ईच एंड एवरी डे जो है वो आपका अपना होना चाहिए। ये नहीं कि आपको हमेशा जो है आप साइड से जो है निकलने की जो कोशिश करते हो कि आज हमारा दिन बुरा था, ये नहीं होना चाहिए। टुडे इज माई डे। थर्ड, आई एम अ विनर। हमेशा जो है अपने आप को विनर के रूप में रिप्रेजेंट करना है, एंड योरसेल्फ यू आर द विनर। दैट्स व्हाई आपको मॉर्निंग में जो है इस चीज को रिपीट करना है, आई एम ए विनर। नेक्स्ट, आई एम द बेस्ट। आई एम द बेस्ट। हमेशा अपने आप को जो है बेस्ट समझना है। आप जो है हमेशा कंपैरिजन करते हो कि नहीं वो हमसे बेटर है ना, ये नहीं होना चाहिए। आप अपने अंदर जो है इस चीज को कॉन्फिडेंटली आप जो है अप्लाई करिए और अपने आप को समझिए, अपने अंतर्ग्रहण से जो है, ठीक है, वो चीज को रियलाइज करिए कि यू आर द बेस्ट, राइट। और फाइनली जो है आई कैन डू इट। कोई भी चीज जो है वो आपके लिए ना नहीं है। दैट मीन्स कि अगर कोई भी काम जो है आप करने के लिए बैठ रहे हो तो ऐसा कोई काम है ही नहीं जिसको तुम नहीं कर सकते हो। तो गॉड इज ऑलवेज विथ मी, टुडे इज माई डे, आई एम अ विनर, आई एम द बेस्ट एंड आई कैन डू इट के साथ आपके दिन की शुरुआत होनी चाहिए। अब आप देखेंगे इस वीडियो में हम लोग क्या करने चाह रहे हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, आप समझते हैं कि काफी बड़ा चैप्टर है। आपने जब इसको पढ़ना शुरू किया तो उस ड्यूरेशन में आपको कम से कम जो है 1.5 से 2 महीना जो है जरूर से लगे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि विद इन 1 आवर और थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, देखते हैं कितना समय लगता है, लेकिन काफी कम समय में जो है हम लोग उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग बड़े से बड़े टॉपिक्स को कम से कम में हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। देखिए हमारे हाथ में सिलेबस है और सिलेबस में जो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें जो 5 मार्क्स के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वह है आपका गॉस लॉ या गॉस थ्योरम और उसकी एप्लीकेशन। हर हाल में आपको चारों एप्लीकेशन और गॉस लॉ का स्टेटमेंट, उसका प्रूफ जो है कर लेना है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इंटेंसिटी जो हम लोगों को निकालना है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, तो एक्सियल लाइन पे भी आपको जानना है, इक्वेटोरियल लाइन पे भी जानना है। तो कम से कम ये क्वेश्चन जो है करके जाना है। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो टॉर्क कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। लेकिन 1 मार्क्स, 3 मार्क्स, है ना, और 5 मार्क्स, सभी क्वेश्चंस को कैसे हम लोग कंप्लीट करेंगे आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड देयर कंजर्वेशन। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड देयर कंजर्वेशन में सबसे पहले जो आपको जानने की जरूरत है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो यहां पर हमने लिखा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, राइट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सिर्फ कुछ सेकेंड्स में हम लोग याद रख सकते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है। तो सिंपल आपको याद रखना है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। Q क्या है? टोटल चार्ज। द टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी is always some integral multiple of smallest unit of electric charge। यहां से कर लेना, लेकिन आपको सिर्फ क्या याद रखना है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, और उस सेंटेंस को अपने से बना के लिख लेना है। द टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी is always some integral multiple of smallest unit of electric charge। आप सब जानते हैं कि E का वैल्यू 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम होता है। That's it। अब यहां पर देखिए जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है इससे रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी पूछा जाता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के साथ
न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछा जाता है, तो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से स्मॉल क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। जैसे कि यहां पे आप देख पा रहे हो, एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द चार्ज ऑन ए बॉडी इफ 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम इट। अगर 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स यहां से रिमूव हो रहा है, देन दैट टाइम कितना चार्ज होगा। तो सिंपल अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो सिंपल जो आपने पढ़ा Q इज इक्वल टू क्या, NE। तो यहां पे देखिए चार्ज आपको कैलकुलेट करना है, क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। Q इज इक्वल टू, यहां पर 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स अगर रिमूव हो रहा है दैट मींस वो दे रहा है, तो जो फाइनल आंसर होगा दैट शुड बी इन पॉजिटिव। वहीं अगर इसमें ऐड किया जाता यानी कि ले रहा है, तो उस परिस्थिति में आपको नेगेटिव में आंसर लेना है, क्योंकि वहां पर हमने क्या पढ़ा है, प्लस माइनस NE। तो n जो है यहां पर 10 टू द पावर 6 होगा। E का वैल्यू चूंकि यहां पे देख रहे हैं कि रिमूव हो रहा है, तो इसको पॉजिटिव में लेना है, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो इस तरह से अगर आप देखो तो Q इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 कूलम। कूलम क्या है, ऐसा यूनिट है चार्ज का। तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि जो आंसर है टोटल चार्ज वह कितना हो जा रहा है, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 कूलम। नेक्स्ट जो है, अगर हम लोग बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, तो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट मे गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सिस्टम इनटू अनदर पार्ट ऑफ द सिस्टम। यानी कि चार्ज को न तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं न डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसको सिर्फ और सिर्फ जो है एक जगह से दूसरे जगह तक हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे। हमने आपको बताया था जो हमारे रेगुलर क्लासेस थे उसमें कि अगर यूरेनियम है 235 और 235 क्या है, उसका मास नंबर है, 92 जो है उसका एटॉमिक नंबर है। अगर इस पर जो है स्लो न्यूट्रॉन से अगर बम्बारिंग की जाती है तो ये किसमें टूटता है, तो बेरियम में टूटता है, क्रिप्टन में टूटता है, साथ में 3 न्यूट्रॉन जो है ये भी हम लोगों को मिलते हैं, और साथ में ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वह रिलीज होता है। लेकिन अगर हम लोग बेरियम की बात करें तो बेरियम जो है इसका मास नंबर 141 है और ये आपका एटॉमिक नंबर 56 है। क्रिप्टन जो है ये आपका 36 हो जाता है और ये 92 हो जाता है। तो यहां पर अगर आप देखिए कि टोटल चार्ज जो है बिफोर ये जो न्यूक्लियर का फ्यूजन हो रहा है, एक बड़ा सा न्यूक्लियस जो है छोटे छोटे न्यूक्लियाई में टूट रहा है, तो इस सिचुएशन में अगर आप देखिए तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बिफोर फ्यूजन जो है वह कितना है, तो आप यहां पे देख रहे हैं कि 92 है। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है अगर आफ्टर फ्यूजन की अगर हम लोग बात करें तो 56 और 36 को ऐड कर दीजिए, ये हम लोगों का 92 आ जाएगा। 6 दूनी 12, 2 हाथ में 1 4, 5 4 9। तो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है अगर सेम है बिफोर फ्यूजन एंड आफ्टर फ्यूजन, तो जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से, तो ऑब्वियसली रिजल्टेंट जो है, ठीक है, वो आपका सेम आएगा, रिजल्ट सेम आएगा। दैट मीन्स कि टोटल चार्ज जो है वो हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। इसी तरह से अगर आप एक दूसरा एग्जांपल की बात करें, जैसे NaCl है, राइट। अभी NaCl जो है अगर आप देखें तो ये आपका एक रॉक सॉल्ट है। अगर ये आयोनाइज करेगा एक्वस सॉल्यूशन में तो ये टूटेगा किस में, Na प्लस प्लस Cl माइनस में। तो NaCl पहले भी न्यूट्रल था और बाद में भी जो है हम लोग देख रहे हैं एक पॉजिटिव और नेगेटिव, तो यहां पर भी ये क्या है, न्यूट्रल है, राइट। दैट मींस टोटल चार्ज जो है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। ये दूसरा टॉपिक कंप्लीट हुआ, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगर देखा जाए तो 3 मार्क्स में या 1 मार्क्स में जो है आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज भी पूछा जाता है जैक के एग्जामिनेशंस में। तो सिंपल आप याद रखेंगे कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, यानी कि दोनों पॉजिटिव है तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, दोनों नेगेटिव है तब भी एक दूसरे को रिपेल करेगा। लेकिन अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है तो उस परिस्थिति में ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यानी कि एक प्रॉपर्टी जो है आप कह सकते हैं लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर।
नेक्स्ट जो है आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है क्वांटाइज्ड होता है, दैट इज Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी। फिर हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज कैसा होता है? कंजर्व्ड होता है। साथ ही आप ऐसा भी लिख सकते हो इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। ये था प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो यहां पे देखिए, अगर सपोज करिए इफ वी हैव टू इलेक्ट्रिक चार्जेस, एक इलेक्ट्रिक चार्ज Q1 है, दूसरा इलेक्ट्रिक चार्ज Q2 है, और दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है? R है। तो कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है, अगर आप उसको याद करना चाह रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही इक्वेशन को आपको याद रखना है, पूरा का पूरा डिटेल जो है याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कैसे? तो यहां पे देखिए, सिर्फ आपको याद रखना है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, राइट। तो अगर पूछा जाए कि कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, तो आप यहां पे देखिए जो फोर्स है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस है। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 हो जाएगा एंड F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। साथ ही साथ F जो है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? R स्क्वायर है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस इज नंबर 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू इलेक्ट्रिक चार्जेस, यहां से मिल गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। अब डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। यहां पर काफी महत्वपूर्ण है एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हमेशा याद रखिएगा एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है। तो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है ये होती है 8.854 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है ये आपको याद रखनी है 8.854 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका एक और यूनिट होता है एप्सिलॉन नॉट का, फैराड पर मीटर, इसे भी ध्यान में रखेंगे। समटाइम्स जो है कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए पूछा जाता है। आपको क्या करना है? फोर्स के ऊपर में एक वेक्टर का सिंबल लगा देना है। वेक्टर का सिंबल लगा दिए, अब हम लोग क्या लिखेंगे? सेम यही इक्वेशन आप देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर है, राइट। तो फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी होगा। तो डायरेक्शन जो है वो एक्चुअली कौन देगा? तो यहां पर आपको क्या लिख देना होता है? R कैप। जैसे अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज Q1 किसकी वजह से निकाल रहे हैं? ड्यू टू Q2, दोनों जो है पॉजिटिव चार्ज है तो Q2 इसको रिपेल करेगा। तो इस तरफ जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 हो गया। तो जो डायरेक्शन है वह किधर है? Q2 से Q1 की तरफ। तो यहां पर हम लोग 2-1 लिख देंगे, यहां पर भी चाहे तो 2-1 लिख देंगे, राइट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस पर? Q1 पर। किसकी वजह से? Q2 की वजह से। कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और जो R कैप लिखे हैं, जो कि फोर्स का डायरेक्शन जो है Q1 पर Q2 की वजह से, Q2 क्या करेगा? रिपेल करेगा, धकेलेगा। तो डायरेक्शन इधर हो गया, किधर है? Q2 से Q1 की तरफ, इसीलिए इसको हम लोग लिखते हैं R21 कैप। एक दूसरा तरीका भी है, हम लोग लिख सकते हैं इसी को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक चार्ज Q1 हो गया, दूसरा Q2 हो गया, यहाँ पे R21 Q लिखेंगे तो यहाँ पर R21 वेक्टर लिखना पड़ेगा। इस R कैप का मतलब तो आप समझ रहे हो, एक यूनिट वेक्टर है जिसका मॉडुलस कितना होता है? 1 होता है। तो 1 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन R से मल्टीप्लाई करें तो फर्क पड़ेगा। तो ऊपर नीचे जो है R से मल्टीप्लाई करनी होगी, राइट। तो इतना सा आपको जो है याद रखने की जरूरत है, सिर्फ ये फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो यहां पे हमने देखा कूलम्ब्स लॉ में अगर दो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं तो उस परिस्थिति में एक पर्टिकुलर चार्ज पर दूसरे चार्ज की वजह से फोर्स जो है कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम लोगों को बताता है कि अगर कोई सिस्टम में नंबर ऑफ चार्जेस हैं तो एक खास पर्टिकुलर चार्ज पर बाकी सभी चार्जेस की वजह से कितना
फोर्स होगा। जैसे सपोज करिए इफ वी हैव n नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस, मान लिया जाए एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज इधर पे आप देख रहे हो Q2 है, एक चार्ज यहां पर है Q3, वैसे ही n नंबर ऑफ चार्जेस है, इसलिए जनरलाइज हमने एक का Qn ले लिया। ठीक है, अगर Q1 पर Q2 की वजह से अगर फोर्स निकालना है तो Q2 क्या करेगा, उसको धकेलेगा इस तरह से, इधर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। तो यहाँ पे डायरेक्शन को आप अगर मेंशन करना चाहते हैं R21 कैप लिख सकते हैं। अब देखिए Q3 भी जो है इसको इस तरफ से रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q3 हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं R31 कैप। ठीक उसी तरह से Qn जो है वो भी उसको रिपेल करेगा, तो इस डायरेक्शन में जो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Qn, ये हो जाएगा आपका Rn1 कैप, राइट। तो यहां पर सिंपल प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, तो इट स्टेट्स दैट व्हेन ए नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरएक्टिंग टू ईच अदर, अगर बहुत सारे चार्जेस एक दूसरे को इंटरएक्ट कर रहे हैं, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज क्या है Q1, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज इज इक्वल टू वेक्टर सम of all the forces exerted on it due to all other remaining charges। तो आपको लिखना कुछ नहीं है, यहां पे देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज आपका Q1 है तो 1 लिख दिया, अब इसको जोड़ देना है 1 पर 2 की वजह से ये हो जाएगा F13 प्लस यहां पर हम लोग थोड़ा सा डॉट डॉट डाल दें, प्लस क्या हो जाएगा F1n। इसी को आपको अपने लैंग्वेज में लिख देना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज Q1 that should be equal to electrostatic force on charge Q1 due to Q2 on charge Q1 due to Q3 on charge Q1 due to Q1। मतलब सारे चार्जेस की वजह से जो भी फोर्स लग रहे हैं इस Q1 पर, उन सबको हम लोग क्या करेंगे, वेक्टरली ऐड कर देंगे, राइट। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, तो इट स्टेट्स दैट व्हेन ए नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरएक्टिंग टू ईच अदर, एक दूसरे को इंटरएक्ट कर रहे हैं, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज, तो जो दिया गया फोर्स है ना, मतलब जो फोर्स की हम लोग बात कर रहे हैं ऑन गिवन चार्ज इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन इट ड्यू टू ऑल अदर रिमेनिंग चार्जेस। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, F1 इज इक्वल टू F12 प्लस F13 प्लस डॉट डॉट F1n। नेक्स्ट वन हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहां पर भी आपको डेफिनेशन को रटने की जरूरत नहीं है, उस मैथमेटिक्स को समझिए। यहां पर आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वह हमेशा किसके लिए निकालते हैं, सोर्स चार्ज के लिए। यहां पर अगर सपोज करिए एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, इसकी वजह से फील्ड क्रिएट हो रहा है, तो इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, सोर्स चार्ज, राइट। और बाहर से अगर एक चार्ज हम लोग लेके आ रहे हैं तो उसको बोला जाता है टेस्ट चार्ज। तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है, वहां पर हम लोग टेस्ट चार्ज जो है उसको एज्यूम करते हैं, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी का होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज। अब यहां पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, लेकिन किसकी वजह से, ड्यू टू ए सोर्स चार्ज is defined as the electrostatic force per unit positive test charge placed at that point। लेकिन लिमिटेशन क्या है, तो लिमिटेशन है Q naught tends to 0, तो E is equal to limit Q naught tends to 0 F by Q naught। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, E is equal to F by Q naught। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू ए सोर्स चार्ज इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। सिर्फ फार्मूला याद रखिए, E इज इक्वल टू F बाई Q नॉट, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी याद रहेगा। अगर SI यूनिट पूछ लिया जाए इसका, SI यूनिट, तो यहां पे देखिए फोर्स के लिए हम लोग न्यूटन, चार्ज के लिए कूलम, तो न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। इसका एक और यूनिट होता है दैट इज वोल्ट पर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आइदर हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर। अब अगर डायमेंशन पूछा जाए तब क्या करेंगे, तो डायमेंशन E इज इक्वल टू फोर्स का डायमेंशन को हम लोगों को चार्ज के डायमेंशन से डिवाइड कर देना है। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, तो mLT का पावर -2, चार्ज का होता है AT। तो यहां पर हम लोग आसानी से लिख सकते हैं
mlt का पावर -3 a का पावर -1, राइट। तो ये आपका डायमेंशन हो गया mlt का पावर -3 a का पावर -1। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं। अब आप यहां पे देखो, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले एक कोऑर्डिनेट बना दीजिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। आप देख पा रहे हो, अगर आप इसको मान लो एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया जेड एक्सिस। ये तीनों के तीनों जो हैं एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये तीनों के तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। सपोज करिए वो पॉइंट चार्ज जिसकी वजह से हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, उसको हमने रख दिया कहां पर, ओ पर। तो लेट प्लस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज इज सपोज टू बी प्रेजेंट एट ओ। प्लस क्यू चार्ज जो है कहां पर है, ओ पर है। इसी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोगों को निकालनी है। अब मान लो कि P जो है ये सिंपल एक पॉइंट है जहां पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो OP इज इक्वल टू R, ये हो जाएगा इसका पोजीशन वेक्टर। तो हमने जैसा कि कहा कि जिस भी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है, वहां पर हम लोगों को एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस करना होता है। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हमने प्लेस कर दिया। अब ये जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है उसको ये प्लस क्यू चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो यहां पर अगर आप देखें तो इस डायरेक्शन में है ना आपका फोर्स हो रहा है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किस पर, ऑन चार्ज Q1। किसकी वजह से, तो ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। अगर ये जो Q0 है इसका कोऑर्डिनेट अगर हम लोग लिखें तो एक्स एक्सिस पे सपोज करिए एक्स पर है, वाई पर है, जेड पर है। तो एक्स वाई जेड जो है ये तीन कोऑर्डिनेट्स है किसके, Q0 के या पॉइंट P के। क्लियर है। प्लस क्यू चार्ज जो है इसको हमने ओरिजिन पे रख दिया है। P वो पॉइंट है जहां पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां पर हम लोगों को एक टेस्ट चार्ज रखना होता है। OP जो है ये हो गया पोजीशन वेक्टर किसका, तो चार्ज Q0 का। और एक्स वाई जेड जो है ये तीन कोऑर्डिनेट्स है P पॉइंट का। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो है हम लोग कूलम्स लॉ से स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर देखिए अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ है ना, डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा। तो अभी अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई RQ इंटू वेक्टर R। ये वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का एक तरीका जो है हमने आपको बता दिया था। तो ये फोर्स का वैल्यू है, ये तो आपको याद ही है कि कैसे हम लोग वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहां पर सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 होता है, यहां पर हम लोग F/Q0 लिख रहे हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू लिमिट है Q0 टेंड्स टू 0। F का वैल्यू आप देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहां पर थोड़ा चेंज करेंगे, ये प्लस क्यू और Q0 माने है ना, तो इसको जो है आपको Q और इसको Q0 ही ले लेना है। ठीक है, जो Q1 Q2 हम लोग लेते थे उसके जगह में थोड़ा सा हमने बताना भूल गया, एक Q है और दूसरा Q0 है, वही ले लिया जाए। तो ये Q0 डिवाइडेड बाय यहां पर हो गया RQ इंटू वेक्टर R। अब यहां पर देखो कि इसको जो है ये F का वैल्यू हो गया, उसको Q0 से हम लोगों को डिवाइड करना है। तो Q0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू, अब Q0 रहा नहीं तो उसका लिमिट लिखने का जरूरत नहीं है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बट्टा RQ इंटू वेक्टर R। ये हो गया हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अगर मॉडुलस की बात करते हैं तो मॉडुलस जो है ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो ये R कैंसिल हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बट्टा R स्क्वायर।
ये हो जाएगा हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। आप देखो यहां पर सिंपल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F है इज इक्वल टू 1/4πε0, जो Q1 Q2 था उसको हम लोग सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे यहां पर। दैट्स वाई Q0 लिखेंगे डिवाइडेड बाई R3। यहां पर आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर R। ठीक है, अब यहां पर E इज इक्वल टू लिमिट है Q0 टेंड्स टू 0, F बाई Q0 करेंगे। अब F की वैल्यू Q0 खाली हटा देंगे, ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। आर को काट के अगर मॉडुलस की बात करेंगे तो 1/4πε0 इंटू Q बाई R स्क्वायर हो जाएगा। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। नेक्स्ट वन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यहां पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इमेजिनरी लाइंस विच स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। अगर सपोज करिए ये प्लस क्यू चार्ज है, ये आपका माइनस क्यू चार्ज है, तो वैसे इमेजिनरी लाइंस जो स्टार्ट होंगे पॉजिटिव चार्ज में और टर्मिनेट होंगे कहां पर, नेगेटिव चार्ज में, तो ऐसे इमेजिनरी लाइंस को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। So electric field lines क्या है, the imaginary lines which starts from positive charge and terminate at negative charge। अब यहां पर इसकी प्रॉपर्टी जो है आपको लिखने के लिए आ सकती है, तो प्रॉपर्टीज में पहला तो यही हो जाएगा, it starts from positive charge and terminate at negative charge। स्टार्ट करेगा पॉजिटिव चार्ज में और टर्मिनेट करेगा कहां पर, नेगेटिव चार्ज में। दूसरा क्या है, अगर सपोज करिए ये हम लोगों का एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन जानना चाहते हो वहां पर हम लोगों को एक टेंजेंट ड्रॉन करना होगा, राइट। टेंजेंट 90 डिग्री इस तरह से बनाएगा। तो यहां पर देखिए अगर हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करें तो ये टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट on the electric field line gives the direction of electric field intensity। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से उसके किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉन करेंगे तो वह टेंजेंट जो है वो डायरेक्शन देगा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। थर्ड वन जो है हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। एक सवाल पूछा जाता है कि व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। प्रॉपर्टीज में तो आपने ये तीन देख लिया, आपको अलग से जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। अब सपोज करिए ये जो सवाल है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, लेकिन हम लोग मान लिए, एज्यूम कर लिए, है ना, इफ वी एज्यूम दैट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इंटरसेक्ट एट पॉइंट P। P पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऐसा मान लिया जाए, राइट। तो एक प्रॉपर्टी हमने देखा था कि ए टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहां पे देखिए अगर ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो इसके लिए टेंजेंट इधर हो गया, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का दो डायरेक्शन हो रहा है अगर ये इंटरसेक्ट करता तो, राइट। दैट्स व्हाई हम लोग कहते हैं कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करेगा तो वी कैन ड्रॉ देयर आर टू डायरेक्शंस फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो उस परिस्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हम लोग दो डायरेक्शन जो है ड्रॉ करेंगे विच इज नॉट पॉसिबल। क्लियर। नेक्स्ट वन हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करें तो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अगर हम लोग कहें कि AB जो है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो एक एंड पर चार्ज माइनस क्यू होगा और दूसरे एंड पे प्लस क्यू चार्ज होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, एन अरेंजमेंट ऑफ टू इलेक्ट्रिक चार्जेस हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट
अपोजिट नेचर, यानी कि अगर एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा, एक +2 कूलम है तो दूसरा -2 कूलम होगा, एक -2 कूलम है तो दूसरा +2 कूलम होगा, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट नेचर जो है अपोजिट होगा, एक पॉजिटिव में होगा दूसरा नेगेटिव में होगा। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग 2l से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल सिंपल एक अरेंजमेंट है दो इलेक्ट्रिक चार्जेस का, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, लेकिन दोनों का मॉडुलस जो है वो आपका सेम होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग P से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यानी कि दोनों में से एक चार्ज को ले लो Q, दोनों के बीच का जो लेंथ है 2l, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q इंटू 2l, the product of either charge and length of the electric dipole. Product of either charge and length of the electric dipole is called electric dipole moment. SI यूनिट की अगर हम लोग बात करें तो SI यूनिट जो है ये क्या हो जाएगा? चार्ज के लिए कूलम, लेंथ के लिए मीटर, कूलम मीटर हो जाएगा, राइट? और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है वो कैसा क्वांटिटी है? ऑब्वियसली एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट वन हम लोगों को जो सिलेबस है उसमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डाइपोल की वजह से जब हम लोग निकालते हैं तो उसकी एक्सियल लाइन पे निकाल सकते हैं और इक्वेटोरियल लाइन पे निकाल सकते हैं, हालांकि एट एनी पॉइंट वाला भी आता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस जो है हम लोग देखते हैं कि आइदर एक्सियल या फिर इक्वेटोरियल पूछा जाता है। तो देखिए कि कैसे हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे, राइट? तो यहां पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना एक पॉइंट पर, वो पॉइंट कहां होना चाहिए? एक्सियल लाइन पर होना चाहिए। किसकी वजह से निकाल रहे हैं? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। तो आपका ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल लाइन पर कोई खास पर्टिकुलर पॉइंट पर हम लोगों को किसकी वैल्यू निकालनी है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लेंगे, एकदम ध्यान से देखिए। लेट AB इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। AB जो है ये सिंपल एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है ऑफ लेंथ 2l, इसका लेंथ कितना है? 2l है। कंसिस्टिंग चार्जेस -q एंड +q एट A एंड एट B रिस्पेक्टिवली। AB जो है सिंपल एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, एक इन पे -q चार्ज है, दूसरा इन पे +q चार्ज है, दोनों के बीच का जो लेंथ है वो 2l है। ज्यादा घबराने वाली बात कोई है नहीं। दोनों का जो मिड पॉइंट है वो कहां पर है? ओपन। क्लियर? हमने जैसा कि बताया कि अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो वहां पे दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस होंगे प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर। तो आप देख रहे हो कि AB जो है वो सिंपल एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, लेंथ कितना है? 2l है। एक एंड पे चार्ज कितना है? -q, दूसरे एंड पे चार्ज कितना है? +q। अब सबसे पहले हम लोगों को यह समझना होगा कि इसका एक्सियल लाइन क्या होगा। तो ये जो -q चार्ज है +q चार्ज है, इसको मिलाने वाला जो लाइन होगा ना, ठीक है, इसी को हम लोग आगे अगर बढ़ा दें वो होता है उसका एक्सियल लाइन, राइट? तो मान लो कि यहां पर, ठीक है, एक पॉइंट जो है हम लोग कंसीडर कर देते हैं D, राइट, या P, जो भी, लेकिन हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को P से डिनोट करेंगे एक्चुअल में, इसीलिए हमने यहाँ पर D लिख दिया। हालांकि P लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना? तो D जो है वो एक पॉइंट है जहां पे सपोज करिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है और O से कितना डिस्टेंस पर मौजूद है? R डिस्टेंस पर। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको फाइंड आउट करना है वहां पर अपने दिमाग में रखिए कि वहां पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम लोगों को प्लेस करना है। तो अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है +1 कूलम यहां पर हमने प्लेस कर दिया, अब ये -q चार्ज जो है इस +1 कूलम चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स का डायरेक्शन जिधर है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का होगा। यानी कि यहां पे अगर आप देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है कहां पर? एट पॉइंट D। किसकी वजह से? ड्यू टू -q चार्ज जो कहां पर है? A पर। तो इस डायरेक्शन में होगा, ये लिख दिया। अब यहां पे देखिए +q चार्ज जो है
उस +1 कूलम चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इस तरफ जो है हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट डी किसकी वजह से, +q चार्ज की वजह से इधर होगा। तो दोनों के बीच में एंगल जो है वो कितना हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है। डाइपोल का लेंथ अगर 12 है तो ये वाला L और ये वाला क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। तो सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ए बी क्या है, सिंपल एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, लेंथ 12 लेते हैं, एक इन पे -q चार्ज है, दूसरे इन पे +q चार्ज है। एक्सियल लाइन क्या होता है उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिए हैं। तो D जो है वो एक पॉइंट है, O से कितना डिस्टेंस पर है, R डिस्टेंस पर, यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो यहाँ पर -q चार्ज की वजह से निकालेंगे तो डायरेक्शन ये इधर होगा। EB क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो D पॉइंट पे निकाल रहे हैं +q चार्ज की वजह से। तो चूंकि हम लोग क्या जानते हैं ना कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में तो एक -q चार्ज है और दूसरा +q चार्ज है, और तो कुछ है नहीं। तो -q चार्ज की वजह से फील्ड निकाल दिया, +q चार्ज की वजह से निकाल दिया, दोनों को जोड़ दिया तो पूरा डाइपोल का निकल गया। सिंपल सी बात है ना। तो यहां पर देखिए अब क्या करना है, एक फॉर्मूला जो आपने पढ़ा है ना कि E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/r²। एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो इतनी होती है, ये हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। तो अब यहां पर देखिए आपको क्या करना है, EA का मॉडुलस कितना होगा भाई, ठीक है। तो 1/4πε0 है ना, मॉडुलस निकाल रहे हैं, ध्यान रखिए। तो 1/4πε0 यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव लिखने का जरूरत यहां पर नहीं है। तो यहां पर मॉडुलस ऑफ EA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू Q बट्टा, ठीक है। अब यहां पर आपको समझना है कि आपको जो है यहां पर निकालना है ए पॉइंट पे जो -q चार्ज है उसकी वजह से, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस लेना है, गॉट इट। तो देखो मिड पॉइंट तक जो है अब जा रहे हैं तो r डिस्टेंस है, उसमें l हम लोगों को ऐड कर देना होगा। तो यहां पर जो r² है उसके जगह में हम लोगों को यहां पे लिखना होगा r + l का होल स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन किधर होगा तो आप देखिए अलोंग DO लिख सकते हैं, DO लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए EB को हम लोग लिखेंगे, EB का मॉडुलस क्या होगा भाई, तो यहां पर 1/4πε0 इंटू Q तो एज इट इज हम लोग लिखेंगे। इस D पॉइंट पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, राइट। यहां पर D पॉइंट पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। अब किसकी वजह से, +q चार्ज की वजह से निकालना है ना। इस पॉइंट पर किसकी वजह से निकालना है, +q चार्ज की वजह से। तो O से जो है जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो हम लोगों का कितना है, R है, राइट। लेकिन यहीं तक का लेना है B से D का, तो R में से L क्या होगा, घटा देना होगा। तो यहां पर सिंपल हो जाएगा R - L का होल स्क्वायर। ऑब्वियसली डायरेक्शन जो है EB का उधर है तो हम लोग लिख सकते हैं OD, ठीक है। अब जहां तक सवाल है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो हम लोगों का है एक वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी को जब भी जोड़ेंगे ना तो हम लोग कैसे जोड़ेंगे, उसको जोड़ने का वे क्या है, क्या मेथडोलॉजी है, क्या तरीका है, तो हम लोग उसको वेक्टरली जोड़ते हैं। यानी कि या तो ट्रायंगल लॉ या फिर हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करते हैं, जहां पे रिजल्टेंट R = √a² + b² + 2ab cos θ होता है। लेकिन वो चीज हम लोगों को यहाँ पे ध्यान नहीं देना है। अगर दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है तो उस परिस्थिति में अगर आप देखो सिंस R - L है ये कम है तो ये ज्यादा होगा, R + L है ये ज्यादा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो ये आपका कम होगा। यानी कि मॉडुलस ऑफ EB जो है दैट इज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ EA। EB का मॉडुलस जो है EA से ज्यादा है। तो अगर E का मॉडुलस निकालना है तो आपको सिर्फ EB - EA कर देना होगा इस सिचुएशन में जब एंगल जो है वो कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पर, एट पॉइंट D ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल की वैल्यू कितनी होगी, करना कुछ नहीं है जी, आपको EB में से EA को क्या करना है, घटा देना है, और कुछ नहीं करना है। जोड़ घटाव तो करना होता है यहाँ पर। तो आप देखो E = EB का वैल्यू कितना है ना, लिख देंगे 1/4πε0
इंटू क्यू बट्टा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। उसको घटाना है, किससे घटाना है? आप देखिए 1/4πε0 इंटू क्यू बट्टा आर प्लस एल का होल स्क्वायर से घटाना है। अब यहां पर अगर आप देखो तो जो कॉमन आएगा वह कितना आएगा? 1/4πε0 इंटू क्यू, यहां बचा है 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 बट्टा यहां पर r प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां पे देखिए 1/4πε0 इंटू क्यू हो गया, एलसीएम लेंगे, यहां हो गया r माइनस एल का होल स्क्वायर, ये r प्लस एल का होल स्क्वायर, यहां पर माइनस है तो ये वाला आ जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर। अब यहां पे देखिए 1/4πε0 इंटू क्यू, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे? तोड़ेंगे, a स्क्वायर यानी कि r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, ठीक है, माइनस यहां पर हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl। अब यहां पे देखिए नीचे a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का भी होल स्क्वायर है, तो अगर सिंपल a प्लस बी इंटू ए माइनस बी रहने से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं, चूंकि पेयर में है तो यहां पर हम लोग लिखेंगे r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब आप यहां पे देखो सिंपली मॉडुलस ऑफ e की जो वैल्यू है वह कितनी होगी? तो 1/4πε0 इंटू यहां पर ब्रैकेट के अंदर है r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl और डिवाइडेड बाई हम लोगों का है r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। r स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर कैंसिल, तो मॉडुलस ऑफ e इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2rl कितना हो जाता है? अच्छा q छूट रहा है, यहाँ पर q है ना, 2rl हो गया 4rl बट्टा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू q इंटू 12 होता है, तो 1/4πε0 लिखे, q इंटू यहाँ पर 12 लिख दिया, यहाँ से 2 निकाले, यहाँ से l, तो बचा कितना? 2r बट्टा हो गया r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और q इंटू 12 जो है वो आपका p होता है। तो इस तरह से मॉडुलस ऑफ e की अगर बात करें तो 1/4πε0 इंटू यहाँ पे 2r है, ये p हो जाएगा, तो 2pr बट्टा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। डायरेक्शन किधर होगा? ऑब्वियसली उसके एक्सिस की तरफ होगा, जो बड़ा है उसके तरफ होगा, है ना, तो EB का जो डायरेक्शन है वो किधर है? OX की तरफ, तो ये डायरेक्शन हो जाएगा अलोंग OX, ठीक है। अगर इसी को हम लोगों को, है ना, वेक्टर फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना है तो उस सिचुएशन में जो है हम लोग किस तरह से करेंगे इसको भी देख लिया जाए। तो वेक्टर फॉर्म में क्या है? सिर्फ E लिखेंगे इज इक्वल टू 1/4πε0 टू p, p के ऊपर में वेक्टर का सिंबल लगा देंगे, ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, यानी कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है, तो वही डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी हो जाएगा। तो आप चाहो तो इसको इक्वेशन 3, तो इसको आप इक्वेशन 4 कर सकते हो। अब यहां पर एक स्पेशल केस जो है वह हम लोगों को देखना है। स्पेशल केस, स्पेशल केस में क्या किया जा सकता है आप देखें, इफ आर स्क्वायर, है ना, यहां पर नीचे जो है इफ आर स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल स्क्वायर है, तो उस परिस्थिति में एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट करेंगे, तो मॉडुलस ऑफ ई इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2pr बट्टा, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए एक चीज छूट गया है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर है, यहां पर ये आपका होल स्क्वायर है, पूरे में होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर है, ठीक है, सब में क्या है, होल स्क्वायर है, ठीक है, क्योंकि हमने एक का ही ले लिया, है ना। तो यहां पे देखिए हमने कहा था a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको तो लिख दिया, ठीक है, लेकिन पेयर में है इसलिए होल स्क्वायर कर देंगे। अब यहां पर देखिए क्या है, तो मॉडुलस ऑफ E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2pr है, तो यहां पर हो जाएगा r का पावर 4, ठीक है,
तो यहाँ पर एक कैंसिल करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो मॉडुलस ऑफ ई जो है ये कितना हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p बट्टा क्या हो जाएगा जी, r³ हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा आप यहाँ पे देखिए, ई का जो मॉडुलस है वो कितने के बराबर होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p बट्टा r³ होगा। नेक्स्ट वन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वह हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले जो है हम लोगों को क्या करना है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाना है। तो ए बी जो है ये हम लोगों का इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, है ना। एक एंड पे माइनस क्यू चार्ज है, दूसरे एंड पे क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। मिड पॉइंट जो है वो हम लोगों का O है, इसका पूरा का पूरा लेंथ जो है वो हम लोगों का 12 है, तो ये L और ये वाला L है। ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन का क्या मतलब होता है कि मिड पॉइंट पे जो है इस तरह से आप एक परपेंडिकुलर लाइन जो है वो ड्रॉन कर दें। ठीक है, एक परपेंडिकुलर लाइन जो ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, यही हो जाएगा हम लोगों का क्या, इक्वेटोरियल लाइन। तो मान लिया जाए कि इसके इक्वेटोरियल लाइन पर कोई पॉइंट जो है वो आपका D है, तो इस D पॉइंट पर आपको +1 कूलम चार्ज जो है, ठीक है, इसको आपको एज्यूम करना है, +1 कूलम चार्ज जो है अपने दिमाग में रखना है। अब आप देखिए प्लस क्यू चार्ज जो है इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, जो फोर्स का डायरेक्शन वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डी पॉइंट पर किसकी वजह से, प्लस क्यू चार्ज की वजह से, जो कहां पर है, बी पर है, इसलिए ईबी लिखेंगे। अब माइनस क्यू चार्ज जो है इस +1 कूलम चार्ज को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ईए जो है इधर हो जाएगा हम लोगों का ईए। तो अब ईए और ईबी जो है इन दोनों को एडजेसेंट साइड्स मानते हुए अगर हम लोग एक पैरालेलोग्राम बना लें, ठीक है, तो यहां पर देखिए ये जो आपका ईए है और दूसरा क्या है, ईबी है, इन दोनों को एडजेसेंट साइड्स मानते हुए हम लोगों को क्या बनाना है, एक पैरालेलोग्राम बनाना है। तो उसका जो डायगोनल होगा वह उसका रिजल्टेंट देगा बोथ इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन। तो ये फाइनल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू जो है हमको इधर मिलेगा। अब ये अगर थीटा है तो ये वाला थीटा हो जाएगा, ये वाला थीटा है तो नेचुरली ये वाला थीटा हो जाएगा, तो ये दोनों के बीच में जो है एंगल कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। अब यहां पे देखिए O से D जो है इसका डिस्टेंस को हम लोग R मान लेते हैं, है ना। तो यहां पे देखिए अगर ये R है ये L है, तो ये कितना हो जाएगा, √r² प्लस L²। ये वाला भी सेम √r² प्लस L²। तो अब यहां पर हम लोगों को सबसे पहले EA और EB का मॉडुलस जो है उसको लिखना है, ठीक है। तो यहां पर देखिए मॉडुलस ऑफ EA का जो वैल्यू है वह कितना के बराबर होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बट्टा R² जो है वो तो रहेगा ही। तो यहां पर देखिए अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डी पॉइंट पर किसकी वजह से, माइनस क्यू चार्ज की वजह से, जो कहां पर है, ए पर है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बट्टा R² होता है, ये वाली डिस्टेंस लेनी है। अब ये वाला डिस्टेंस कितना है, √r² प्लस L² है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो ये बच जाएगा सिर्फ r² प्लस L², और इसका डायरेक्शन जो है अलोंग आपका DA है। ये हो गया इक्वेशन 1। एंड अगर हम लोग मॉड्यूलस ऑफ EB का वैल्यू लेते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है हम लोग इस D पॉइंट पर निकाल रहे हैं, किसकी वजह से, तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से, तो EB का मॉडुलस कितना होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बट्टा, ठीक है, इस D पॉइंट पर अगर हम लोग निकाल रहे हैं किसकी वजह से, प्लस क्यू चार्ज की वजह से, तो डिस्टेंस जो है अगर आप देखें तो सेम है, तो √r² प्लस L² का होल स्क्वायर करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, r² प्लस L², लेकिन इसका डायरेक्शन जो है वो किधर होगा, अलोंग BD की तरफ होगा, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए ये EA का वैल्यू निकल गया, EB का वैल्यू निकल गया, दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा है। तो अकॉर्डिंग टू पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अगर हम लोग पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से मॉडुलस की बात करें, मॉडुलस ऑफ E जो है वो कितना होगा, तो यहां पे देखिए
अंडर रूट हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ई ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ई बी स्क्वायर प्लस 2 बी कॉस 2 थीटा, राइट। अब यहाँ पे देखिए अंडर रूट ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस 2 कॉस 2 थीटा है। ई ए का मॉडुलस कितना है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बट्टा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का क्या हो गया, होल स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर है सेम है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बट्टा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी है, दोनों का वैल्यू सेम है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, फिर से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बट्टा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इधर हो गया cos 2 थीटा। अब देखिए यहां पर अगर हम लोग कॉमन निकालें, कॉमन कितना निकल रहा है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बट्टा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहां बच रहा है 1 प्लस, यहां बच रहा है 1 प्लस 2 cos 2 थीटा, ठीक है। अब यहां पे देखिए स्क्वायर है और रूट है, तो ये निकल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बट्टा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इधर हो जाएगा अंडर रूट, क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 तो 2 प्लस 2 cos 2 थीटा। नाउ अब यहां पे देखिए मॉडुलस ऑफ ई की वैल्यू जो है ये हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे, किसका वैल्यू निकाल रहे हैं, मॉडुलस ऑफ ई का। अब यहां पर आ गया है हम लोगों का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बट्टा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इधर 2 प्लस 2 cos थीटा है, तो अंडर रूट अगर हम लोग यहाँ पे 2 को कॉमन ले ले तो 1 प्लस cos 2 थीटा हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए मॉडुलस ऑफ ई की वैल्यू कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, राइट, अंडर रूट 2 इंटू 1 प्लस cos 2 थीटा जो है ये कितना होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा। अब आप यहाँ पे देखो मॉडुलस ऑफ ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 का रूट हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा है, तो ये हो जाएगा उसका रूट cos थीटा। अब आप यहां पर देखिए क्या करना है, मॉडुलस ऑफ ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू 2 इंटू cos थीटा है, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, b बाई एच, तो डायग्राम में देखिए ये थीटा है तो b हो गया l, h हो जाएगा ये, तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो b के जगह में l रखेंगे डिवाइडेड बाई h के जगह में हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देखो मॉडुलस ऑफ ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 2l क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P। अब यहाँ पे देखिए ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका पावर 1 है, रूट का मतलब पावर 1/2, तो 1 प्लस 1/2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3/2, तो ये हो जाएगा हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बट्टा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3 हो गया। अगर हम लोग इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म में, तो E इज इक्वल टू, देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है, यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट है उसका डायरेक्शन उसके अपोजिट है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग नेगेटिव साइन दे देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बट्टा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2 हो जाएगा, और इसका डायरेक्शन जो है अलोंग dx डैश जो है हम लोग लिख सकते हैं अलोंग dx डैश, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पे देखिए अगर सपोज करिए आर स्क्वायर का वैल्यू एल स्क्वायर से बहुत ज्यादा बड़ा है, आर स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल स्क्वायर, तो E का जो आपका मॉडुलस है वो कितना हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बट्टा आर स्क्वायर, ये आपका 3/2 है, 2 कैंसिल, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बट्टा आर क्यू, ठीक है। तो
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है उसका फॉर्मूला जो है ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू P/r³। अगर आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वह एल स्क्वायर से काफी बड़ी है इस केस में। नेक्स्ट वन हम लोग देखते हैं एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क जो है वह हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले समझिए, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो सबसे पहले जो है हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इस तरह से पैरेलल बना देते हैं। ये हो गया हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं इन केस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पे देखिए, सपोज करिए एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है हम लोग कंसीडर कर रहे हैं ए बी। आप सब समझते हो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी कि दो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, एक एंड पे -q चार्ज होगा, दूसरे एंड पे +q चार्ज होगा और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो होगा आपका 12। इसको हम लोग प्लेस करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से कि ये इलेक्ट्रिक जो फील्ड है उसके साथ एंगल थीटा बना रहा है और ए से ए एन जो है ये हम लोग एक परपेंडिकुलर डालते हैं ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर ये थीटा है तो नेचुरली ये वाला भी आपका थीटा हो जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं यहां पर एक फोर्स एक्सर्ट होगा, F1 इज इक्वल टू QE। हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू क्या होता है, F/Q। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, तो QE हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे अगर हम लोग देखें कि फोर्स ऑन चार्ज +Q एट B, तो F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QE। वहीं अगर फोर्स ऑन चार्ज -Q जो है एट A की बात करें तो F2 इज इक्वल टू हो जाएगा -QE। तो दो इक्वल अपोजिट पैरेलल फोर्सेस जो है वह हम लोगों का एक्सपीरियंस करेगा क्या, टॉर्क। और टॉर्क इज इक्वल टू होता है आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यानी कि आप देखो, अगर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो एक फोर्स ऐसे लग रहा है, दूसरा फोर्स ऐसे लग रहा है, तो नेचुरली ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो यहां पर अगर हम लोगों को टॉर्क निकालना है तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां पे देखिए टॉर्क इज इक्वल टू आइदर फोर्स जो है आपको लिखना है QE इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया AN। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। एन का वैल्यू जो है वह हम लोग कैसे निकालेंगे, तो फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल आपका है ANB, ठीक है। यहां से ये सामने वाला जो है साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा इज इक्वल टू AN बट्टा क्या हो जाएगा 2L, तो AN इज इक्वल टू हो जाएगा 2L साइन थीटा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो टॉर्क टॉ इज इक्वल टू हो जाएगा QE इंटू 2L साइन थीटा। अब देखो Q इंटू 2L ये होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P। तो इस तरह से अगर आप निकालो तो टॉ इज इक्वल टू हो जाता है PE साइन थीटा। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन नंबर 3 कि टॉ का वैल्यू कितना हो जाएगा, P साइन थीटा। और हम सब जानते हैं कि A क्रॉस B इज इक्वल टू AB साइन थीटा एन कैप होता है। तो टॉ इज इक्वल टू P साइन थीटा है, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं टॉ इज इक्वल टू P क्रॉस E लिख सकते हैं। टॉ इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, P क्रॉस E। तो ये था एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट जो है हम लोगों को देखना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये क्या है, अगर सपोज करिए इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि एक सरफेस है कंडक्टर का और इसको जो है अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इस तरह से नॉर्मली पास कर रहा है। तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है अगर हम लोग कहें तो वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
passes normally through the surface. इस सरफेस के थ्रू कितना नॉर्मली जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है, जितना नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर एक छोटे से सरफेस एरिया के थ्रू, है ना, एक्चुअल में ये ds वेक्टर इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं ds n कैप। ये ds क्या है? स्मॉल सरफेस एरिया है। एक छोटे से सरफेस एरिया के थ्रू अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात की जाती है तो ये क्या होता है? तो प्रोडक्ट ऑफ सरफेस एरिया एंड इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि E डॉट ds इज इक्वल टू E ds cos थीटा, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, आप ऐसा भी याद रख सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ सरफेस एरिया एंड इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, या प्रोडक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब यहाँ पे देखिए कि एक छोटे से पोर्शन का जब आप निकालोगे, है ना, एक छोटा सा हिस्सा का निकाल रहे हो तो आप d फाई e लिख रहे हो, लेकिन अगर एक पूरा का पूरा सरफेस का अगर निकालोगे तो उस परिस्थिति में इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई e अगर निकाल रहे हो तो आपको सरफेस इंटीग्रल कर देना होगा d फाई e का। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो d फाई e है उसी का सरफेस इंटीग्रल जो है हम लोगों को निकाल देना है। तो यहाँ पर सरफेस इंटीग्रल जो है d फाई का वैल्यू आप देख रहे हैं E डॉट ds है, या फिर इसी को सरफेस इंटीग्रल जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं? E ds cos थीटा लिख सकते हैं, राइट। तो सिंपल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ सरफेस एरिया एंड इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे देखिए ये डॉट प्रोडक्ट है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, ये हम लोगों का एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इसका SI यूनिट जो है ये हम लोग क्या ले सकते हैं? SI यूनिट। तो ये आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके लिए हम लोग लिखते हैं फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यानी कि न्यूटन पर कूलम हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम जो है ये लिखा जा सकता है। दूसरा यूनिट क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग वोल्ट पर मीटर लेते हैं, सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर है जी, तो ये क्या हो जाएगा? तो वोल्ट मीटर हो जाएगा। तो आइदर जो है आप न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम लिखो या फिर वोल्ट मीटर लिखो, बोथ आर सेम थिंग। अब अगर सपोज करिए ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है अगर इसका हम लोगों को डायमेंशन निकालने की जरूरत पड़े, है ना, तो डायमेंशन जो है वो हम लोग कैसे निकालेंगे? आप देखो अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हो रही है तो यहाँ पर डायमेंशन E का और डायमेंशन ds का निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है भाई? तो फोर्स बाई चार्ज है, तो फोर्स बाई चार्ज कर देंगे, ये ds हो जाएगा। फोर्स का डायमेंशन होता है ml t का पावर -2, सरफेस एरिया का l स्क्वायर लिखेंगे, चार्ज के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? at। तो अब यहाँ पे देखिए डायमेंशन क्या हो जाएगा? m l स्क्वायर क्या हो गया? l क्यूब, t का पावर -2 है, ये t का पावर 1 ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा और a का पावर -1 हो जाएगा। तो ये डायमेंशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, m l क्यूब, t का पावर -3, a का पावर -1, ये था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखिए ये जो पहला चैप्टर है उसके आखिरी टॉपिक तक हम लोग पहुंच गए हैं, और ये आखिरी टॉपिक जो है ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, गॉस लॉ, उसका प्रूफ और उसके जो एप्लीकेशंस हैं। फटाफट जो है हम लोग गॉस लॉ को देखते हैं क्या है, उसको प्रूफ करते हैं एंड देन आफ्टर जो है उसकी एप्लीकेशंस पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए गॉस लॉ जो है एक्चुअल में ये फ्लक्स के बारे में बताता है ड्यू टू इंटरनल चार्ज। एक इंटरनल चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होगी उसके बारे में बात करता है। ये क्या है? तो सबसे पहले जो है अगर इसका स्टेटमेंट की बात करें, स्टेटमेंट, राइट, ये क्या है? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है अभी अभी हमने पढ़ा है कि सरफेस इंटीग्रल जो है E डॉट ds होता है। तो या तो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई E लिखो या सरफेस इंटीग्रल E डॉट ds, दोनों एक ही चीज है। आप इसको ना लिख के सिर्फ फाई E भी लिख सकते हो। तो यहां पर क्या है? दिस थ्योरम और लॉ स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with a closed surface is equal to 1 by epsilon naught times the total charge enclosed in the closed surface।
यानी कि फाई ई का जो वैल्यू है वो कितना के बराबर होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। फाई ई इज इक्वल टू कितने के बराबर होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे देखिए फ्लक्स ड्यू टू इंटरनल चार्ज जो है इसकी बात हम लोग कर रहे हैं। क्या है स्टेटमेंट, तो दिस थ्योरम और लॉ स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 by epsilon naught times the total charge enclosed in the closed surface। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट तब कहेंगे जब चार्ज जो है वह इनक्लोज रहेगा किसी क्लोज सरफेस के अंदर। एक्सटर्नल चार्ज की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू जो है वहां पर क्या हो जाएगा, जीरो। ये भी एमसीक्यूज में पूछ सकता है, इसलिए हमने पहले लिख दिया फ्लक्स ड्यू टू इंटरनल चार्ज। यानी कि यहाँ पर ये जो क्यू चार्ज है वो क्या है, इनक्लोज चार्ज है। अगर ये चार्ज जो है वो बाहर रहा तो इनक्लोज चार्ज का वैल्यू तो जीरो हो जाएगा और क्यू का वैल्यू जीरो, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी। अब देखिए इसको जो है हम लोग किस तरह से प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल देखिए, लेट ए बी इज ए क्लोज्ड स्फीयर। मान लिया जाए ए बी जो है वह हमारा एक क्लोज्ड स्फीयर है इन विच plus q amount of charge is supposed to be present at d। तो वहां पर हम लोग कह रहे हैं कि जहां AB जो है एक क्लोज स्फीयर है उसके सेंटर पे हम लोग देख रहे हैं कि प्लस क्यू चार्ज है, कहां पर, D पॉइंट पर। C1 C2 जो है एक छोटा सा पोर्शन है, छोटा सा सरफेस है ना, C1 C2 कहां पर, इस स्फीयर का छोटा सा सरफेस है। इसका रेडियस जो है वो हम लोगों का r है। P जो है एक पॉइंट है, कहां पर, C1 C2 में। और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वह कितना है, E है अलोंग PP1। अब ये जो ds है ये हो गया सरफेस एरिया C1 C2 का, तो यहां पर ds इज इक्वल टू हो जाएगा ds n कैप, यानी कि n कैप का डायरेक्शन जो है वो रेडियली आउटवर्ड है, यानी कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उधर ही सरफेस एरिया ds का भी डायरेक्शन होगा। तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं इसको प्रूफ में कि AB जो है ये हम लोगों का एक क्लोज स्फीयर है, उसके सेंटर पर प्लस क्यू चार्ज है, कहां पर, तो D पॉइंट पर। एक छोटा सा सरफेस जो है हम लोग ले रहे हैं C1 C2 और उस सरफेस पे P जो है एक पॉइंट है ना। और यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस P पॉइंट पर अलोंग PP1 जो है वह हम लोगों का क्या है, E है। ds सरफेस एरिया है और इस सरफेस एरिया को ऐसे वेक्टर ट्रीट किया जाता है और आप देख रहे हैं कि ds और E का जो डायरेक्शन है दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। सबसे पहले अब इसको प्रूव करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है E इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बट्टा R स्क्वायर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज जो है ना, वो कितना हो जा रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R स्क्वायर। अब यहां पे देखिए कि E और ds दोनों का डायरेक्शन जो है रेडियली आउटवर्ड है, इसलिए थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। तो ये जो छोटे से सरफेस एरिया की वजह से अगर हम लोग इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं यानी कि d फाई E का बात करते हैं तो ये हो जाता है E डॉट ds, यानी कि इसको हम लोग लिखेंगे E ds cos थीटा, लेकिन थीटा का वैल्यू जो है यहाँ पर 0 है, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा हम लोगों का E ds। यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इस छोटे से सरफेस एरिया C1 C2 की वजह से हम लोग निकाल रहे हैं, कितना हो रहा है, E ds। d फाई E का वैल्यू कितना हो जा रहा है, E ds। अब आप यहां पर देखो टोटल होल जो सरफेस एरिया है उसकी वजह से अगर हम लोग निकालेंगे तो फाई E इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल, हम लोग क्या कर रहे हैं, d फाई E। अब यहाँ पे देखिए सरफेस इंटीग्रल d फाई का वैल्यू कितना है, E ds है, राइट। अब आप यहाँ पर देखो फाई E का वैल्यू हम लोग कह रहे हैं, E को बाहर निकाल दिया, सरफेस इंटीग्रल किसका, ds का। फाई E इज इक्वल टू E का वैल्यू हमने कितना लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बट्टा R स्क्वायर इंटू सरफेस एरिया, होल सरफेस एरिया जो है वो कितना होता है 4 पाई R स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर कितना होता है, यहाँ पर हमने स्फीयर लिया है तो 4 पाई R स्क्वायर हो गया, ये R स्क्वायर कैंसिल,
4 पाई कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू बच गया Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यही हो गया हम लोग का गॉस लॉ का प्रूफ, राइट। तो E का वैल्यू याद रखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई R स्क्वायर। एक छोटे से सरफेस एरिया के लिए E डॉट ds, E ds cos थीटा, E और ds दोनों का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड है, थीटा 0 डिग्री, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, d phi E का वैल्यू E ds, राइट। तो phi E का वैल्यू सरफेस इंटीग्रल d phi E हो गया, d phi E ds, E को बाहर निकाला, सरफेस इंटीग्रल ds का, E का वैल्यू लिखा, सरफेस एरिया जो है पूरा स्फीयर का लेंगे 4 पाई r स्क्वायर, जो कटता है काट दिया, तो आ जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ में पहला जो एप्लीकेशन है वह है हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितना होगा, है ना, ये हम लोग गॉस लॉ की सहायता से निकाल सकते हैं, या फिर डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। ये जो कूलम्ब्स लॉ हमने पढ़ा उस कूलम्ब्स लॉ को गॉस लॉ की सहायता से भी फाइंड आउट किया जा सकता है। कैसे, यहां पर देखिए, मान लिया जाए लेट प्लस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज इज सपोज टू बी प्रेजेंट एट ओ। मान लो कि ओ पॉइंट पे प्लस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो प्रेजेंट है, इसी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। अब यहां से अगर सपोज करिए r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है ना, तो P इज ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम O वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टू बी डिटरमाइंड, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो चूंकि ये प्लस क्यू चार्ज जो है उसको इनक्लोज होना चाहिए गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इनक्लोज कर देंगे, ठीक है। इसको बोला जाता है गॉसियन स्फीयर, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर ए गॉसियन स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड सेंटर O so that the point P lies on its surface, ताकि ये सरफेस पे आ जाए। अब सरफेस पे जैसे हमने थोड़ी देर पहले प्रूफ करते वक्त किया था, C1 C2 जो है एक छोटा सा पोर्शन है, इसका सरफेस एरिया ds है। इस P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको हम लोग मान लेते हैं E एक्टिंग अलोंग PP1, और ds का जो है डायरेक्शन E की तरफ ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन स्फीयर हम लोग बात करेंगे। ये हो गया आपका गॉसियन स्फीयर, गॉसियन स्फीयर। तो सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन स्फीयर, ये जो हम लोगों का गॉसियन स्फीयर है, इस गॉसियन स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होगा, 4 पाई r स्क्वायर होगा। सरफेस एरिया जो है इस गॉसियन स्फीयर का कितना हो जाएगा आपका 4 पाई r स्क्वायर। अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस छोटे से पोर्शन का निकाल रहे हैं, C1 C2 का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो d फाई इज इक्वल टू E डॉट ds। ये कितना होता है E ds cos थीटा, थीटा यहाँ पर कितना है 0 डिग्री, cos 0 डिग्री है ना, तो cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा हम लोगों का E ds, यानी कि d फाई E का जो वैल्यू है वह कितना होगा E ds। अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर बात की जाए, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई E इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल, हम लोगों को d फाई E का निकालना होगा, लेकिन d फाई E जो है वह कितना है E ds है, तो हम लोग E ds लिखेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई E इज इक्वल टू E इंटू सरफेस इंटीग्रल हो जाएगा ds, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई E इज इक्वल टू E इंटू ये पूरा का पूरा होल स्फीयर का सरफेस एरिया जो है वो कितना है 4 पाई r स्क्वायर, तो फाई E इज इक्वल टू E इंटू कितना हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। ये हो जाएगा हम लोगों का इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हम लोग क्या पढ़े हैं कि फाई E का वैल्यू तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अब ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू दे रहा है, तो दोनों को आपस में हम लोग बराबर करेंगे, तो E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, तो ये 4 पाई नीचे जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा क्या हो गया r स्क्वायर, यही तो हम लोग बात किए थे,
ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब हम लोग डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ जो है ये हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो जिस पॉइंट पे अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, अगर वहां पर एक टेस्ट चार्ज जो है Q नॉट रख दिया जाए, तो द फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज Q नॉट एट पॉइंट P है ना, वो फोर्स जो है उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा Q नॉट इंटू E। क्या हो जाएगा, Q नॉट इंटू E। अब यहां पे देखिए फोर्स F इज इक्वल टू, ये तो Q नॉट है, E का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बट्टा आर स्क्वायर। ठीक है, क्या है, Q नॉट इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई आर स्क्वायर। इसी को लिख सकते हैं फोर्स F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q नॉट बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q नॉट, और F जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यही है हम लोगों का कूलम्ब्स लॉ। और ये कूलम्ब्स लॉ हमने कैसे निकाला, तो गॉस लॉ को यूज करके। दैट्स व्हाई हम लोग कहते हैं ये एप्लीकेशन है किसका, गॉस लॉ का। नेक्स्ट वन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोगों को निकालनी है बाय यूजिंग गॉस लॉ, तो किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो मान लो लेट प्लस Q अमाउंट ऑफ चार्ज इज प्रेजेंट इन दिस इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ये जो हम लोगों का इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इसका चार्ज जो है वो Q डैश है ना, और इसका जो मिड पॉइंट है उसको हम लोग कह रहे हैं क्या है, O है। तो लेट Q डैश अमाउंट ऑफ चार्ज इज प्रेजेंट इन दिस इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, जिसका मिड पॉइंट जो है वो हम लोगों का O है, हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। इसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो कितना है, लैम्डा है। अगर मान लो कि यहां पर P जो है वो सिंपल एक पॉइंट है एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम O से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोगों को फाइंड आउट करना है। अब ये जो आप चार्ज देख रहे हो, ठीक है, ये ओपन है, इनक्लोज चार्ज जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग गॉस लॉ को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो लेट अस कंसीडर ए गॉसियन सिलेंडर। अगर हम लोग यहां पर एक गॉसियन सिलेंडर जो है अगर वो इस्तेमाल करते हैं ऑफ रेडियस R, जिसका रेडियस R है और लेंथ कितना है, L है। ठीक है, अब यहां पे देखिए इस P पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात की जाए तो E है एक्टिंग अलोंग PP1। क्लियर, यहां पर जो इनक्लोज चार्ज है इसका वैल्यू को हम लोग मान लेते हैं Q। तो सरफेस एरिया ऑफ दिस कर्व्ड गॉसियन सिलेंडर, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, ये हो जाता है हम लोगों का गॉसियन सिलेंडर। ठीक है, ये है गॉसियन सिलेंडर। तो सरफेस एरिया अगर हम लोग बात करें, सरफेस एरिया ऑफ दिस गॉसियन सिलेंडर, ये जो हम लोगों का गॉसियन सिलेंडर है, इस गॉसियन सिलेंडर का जो सरफेस एरिया है वो कितना हो जाएगा, 2 पाई RL। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 पाई RL। E जो है आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इस P पॉइंट पर, एक छोटा सा सरफेस एरिया जो है हम लोग जैसे कंसीडर करते थे ds, तो ds वेक्टर का डायरेक्शन जो है उधर ही होगा जिधर E है। अब देखिए अगर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो फाई E इज इक्वल टू क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल d फाई E डायरेक्ट लिखा जाए। यहां पे सरफेस इंटीग्रल d फाई E जो है वह हो जाएगा d फाई का वैल्यू E डॉट ds, या फिर सरफेस इंटीग्रल E ds cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, तो इसको हम लोग सरफेस इंटीग्रल E ds लिख सकते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई E इज इक्वल टू E इंटू सरफेस इंटीग्रल ds, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई E इज इक्वल टू E इंटू सरफेस एरिया जो है ये कितना है, 2 पाई RL, तो 2 पाई RL लिखेंगे। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। गॉस लॉ से हम लोग क्या जानते हैं, है ना, गॉस लॉ को यूज करना है, ये होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये है गॉस लॉ, है ना, गॉस लॉ।
तो गॉस लॉ से हम लोग जान रहे हैं कि फाई ई का वैल्यू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है। अब हम लोग इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। तो E इंटू 2πRL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हम लोग Q डैश लिए थे पूरा चार्ज, इसका वैल्यू कितना होगा, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है लैम्डा इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा L। तो यहां पे देखिए E इंटू 2πRL इज इक्वल टू Q का वैल्यू यहां पे लिया जाएगा लैम्डा L बाई एप्सिलॉन नॉट, एल एल कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बाई आर। अगर न्यूमेरिकल पूछता है इस फार्मूला से, तो उस परिस्थिति में चूंकि 1/4 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको मालूम है 9 × 10⁹, तो उसको लाने के लिए इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और इसी फार्मूला को हम लोग 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा बाई आर जो है ये भी हम लोग लिख सकते हैं, एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 5। तो ये था दूसरा एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ठीक है, ये हम लोग देखे सेकेंड वन एप्लीकेशन। अब देखिए नेक्स्ट यहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन सेट। तो मान लो लेट q dash amount of charge is present in this infinite plane set। ये जो हम लोगों का इनफाइनाइट प्लेन सेट है, ये इनफाइनाइट प्लेन सेट में अगर मान लो कि q dash amount of charge जो है ये हम लोगों का प्रेजेंट है। ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट है, q नॉट। हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वह कितना है, सिग्मा है। P जो है सिंपल एक पॉइंट है एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम O से r डिस्टेंस पे जो है, ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कि एक पॉइंट जो है वो P है। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, लेट अस इमेजिन ए सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ds अराउंड एंड लेंथ 2l। ठीक है, ये वाला l हो गया इधर, इधर वाला जो है लेंथ हो जाएगा 2l, सॉरी L, तो L 12 हो जाएगा। यहां पे देखिए लेट अस कंसीडर, ठीक है, ए सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वह हम लोगों का कितना है, R है, एंड लेंथ को ऐसा करते हैं क्योंकि डिस्टेंस जो है इसको हम लोग R मान लेते हैं। ठीक है, यहां से ये जो O है इससे R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकालना है। तो इधर R और इधर R कितना हो जाएगा, 2R। तो लेट अस इमेजिन ए सिलेंडर, एक सिलेंडर हम लोग ले रहे हैं ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ds अराउंड एंड लेंथ कितना है 2R, पियर्सिंग थ्रू दिस प्लेन शीट, इस प्लेन शीट को छेद कर रहा है। तो यहां पर देखिए दोनों तरफ जो है सरफेस एरिया जो है आपका ds कितना हो जाएगा, 2ds हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है अगर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें फाई ई है ना, तो यहां पर EDS, एक फेस का EDS, इधर का EDS, तो EDS जो है ये हो जाएगा हम लोगों का 2EDS, इसको याद रखिएगा। सरफेस एरिया जो है अगर यहां पर देखिए इसको अगर आप ले रहे हैं है ना, तो बिना इसको लिए तो नहीं ले सकते ना, अगर एक थिन शीट को ही ले रहे हैं तो इधर ले रहे हैं तो इसको भी लेना पड़ेगा। तो यहां पर सरफेस एरिया जो है वो आपका 2ds हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा सिंपली 2EDS। अब यहां पे देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसके अंदर जो चार्ज है वो Q है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, यानी Q का वैल्यू जो है यहां पर हो गया सिग्मा ds। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई ई इज इक्वल टू होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू Q का वैल्यू आप देखो कितना है, सिग्मा ds डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 जो है इसको कंपेयर किया जाए तो हम लोग लिख सकते हैं 2EDS इज इक्वल टू सिग्मा ds बाई एप्सिलॉन नॉट, ds कैंसिल, तो इस तरह से E का वैल्यू जो है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो इनफाइनाइट प्लेन शीट जो है इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा।
वहीं अगर हम लोग एक यूनिफॉर्म थिकनेस का बॉडी का अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे ये हम लोग देख रहे हैं यूनिफॉर्म थिकनेस का, है ना, तो इसका हो जाएगा आपका सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो एक जो है यूनिफॉर्म थिकनेस का अगर बॉडी का लेंगे ना, या एक रेक्टेंगुलर बॉडी का आप ऐसा समझो, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट दोनों को ऐड करना होगा। तो यहां पर ये हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, ऊपर में 2 सिग्मा, ये कैंसिल, तो ई डैश का वैल्यू जो है उस परिस्थिति में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। किसके केस में? तो एक रेक्टेंगुलर बॉडी या एक यूनिफॉर्म थिकनेस का जो बॉडी है, अगर उस केस में अगर लें तो यहां पर ये हो जाएगा हम लोगों का सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमने 3 एप्लीकेशन जो है गॉस लॉ का बताया। जो चौथा एप्लीकेशन है वहां पर हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोगों को फाइंड आउट करना है, किसकी वजह से? तो ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल की वजह से निकालना है। वहां पे 3 केस है, एक तो आउटसाइड द थिन स्फेरिकल सेल, दूसरा ऑन द थिन स्फेरिकल सेल, और तीसरा जो है इनसाइड द थिन स्फेरिकल सेल। तो ये तीनों केसेस जो है इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकालते हैं गॉस लॉ की सहायता से, गॉस लॉ को यूज करके। रिसेंटली ही मैंने इसका वीडियो जो है अपलोड किया था, दैट्स वाई इसको मैं इस सेक्शन में जो है नहीं बता रहा हूं, लेकिन डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक जो है आपको शेयर कर दूंगा। तो अगर आप उसको देख लेंगे, यानी कि जो चौथा एप्लीकेशन है वो देख लेंगे, तो पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स जो पहला आपका चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो गया ए टू जेड। यहां पर हम लोग गॉस लॉ को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, और खासकर उस चौथे एप्लीकेशन को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे जो हमने लिंक देना है, ठीक है। तो जो डिस्क्रिप्शन होगा उसमें लिंक मिलेगा, आप उसको जरूर से देखेंगे, वो देखेंगे तो ये चैप्टर जो है वो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक अगले जो नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है, उसके साथ जो है मैं बहुत जल्द मिलने जा रहा हूँ, ठीक है। इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, पूरा का पूरा पहला चैप्टर जो है वो रिवीजन हो जाएगा आपका। जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं उसमें हम लोगों को समय काफी कम लगेगा, तो एक ही वीडियो में जो है 3-4 चैप्टर जो है वो हम लोग ले लेंगे। जो बड़ा चैप्टर्स है, जो टाइम टेकिंग वाला है, उसमें हम लोग सिंगल सिंगल केस में करेंगे। तो टोटल जो है हमको ऑलमोस्ट जो है 1.5 आवर जो है ये लग गया है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, आपको समय जो है काफी कम लगेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।